क्लासेस में हमने ओसवाल के करे थे, आज से स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स वाला के अनसॉल्व्ड के सैंपल पेपर्स, ताकि आप लोगों को कोई आइडिया हो कि यार हम लोग सारा, और ये 26 की बुकलेट है इनकी, पुराने पेपर्स नहीं करा रहा हूँ, नए पेपर्स करा रहा हूँ पीडब्ल्यू के। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड, ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड यानी जिसका एक यहां पे दिया हुआ एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में ये दोनों डिस्टेंस कवर किए जा सकें, तो क्या लेना पड़ेगा हमें इनका HCF लेना पड़ेगा। क्या है इनका HCF 19 इसका HCF है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस का सम जो है वो कितना है 0। अब एक छोटी सी बात याद रखना, अगर एक जीरो दिया हुआ है 4, यार अगर एक जीरो 4 दिया हुआ है, इसमें कितना ऐड करूं कि इसका सम 0 आ जाए, -4, यानी जो दूसरा जीरो होगा वो -4 ही होगा। और ये जीरो जो होते हैं ये a² - b² की आइडेंटिटी के होते हैं, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात समझो ना, वो कह रहे हैं यार एक जीरो तो 4 है और इनका सम जो है वो 0 है, तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, सीपट। रुक जा भाई, जल्दी ट्रेन है तेरी। हाँ, कल की हम लोगों ने, जिन बच्चों ने कल की ट्रिगो की मास्टर क्लास अटेंड करी थी उनको ही आता होगा, सेक थीटा को एक्सप्रेस करना है किसकी टर्म्स में, कॉट थीटा के एक्सप्रेस में। तो हमें आइडेंटिटी पता है कि sec² थीटा किसके इक्वल होता है 1 + tan² थीटा के। हमें चाहिए क्या, कॉट, तो tan का रिश्ता किसके साथ होता है 1/cot² थीटा के। जब हम इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे तो ये आंसर आएगा cot² थीटा और ऊपर आ जाएगा 1 + cot² थीटा। इसका स्क्वायर यहां जाके बन जाएगा रूट, डिनोमिनेटर में से एक बाहर आ जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारे प्री बोर्ड्स में एक में क्वेश्चन था ये वाला, सिंपल सी, हाँ कोई बात नहीं, पहले हम लोग तो वर्किंग देख लेते हैं। देखो ध्यान से समझो, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, BD के ट्वाइस की, इसके ट्वाइस की। एक छोटी सी चीज दी हुई है यार, एंगल x के इक्वल है और एंगल ए दोनों में कॉमन है, तो मैं यहां पर एक छोटी सी चीज लिखना शुरू करता हूं कि ट्राइंगल ए कॉमन एंगल से x की तरफ जा रहा हूं, एंगल ए, ट्राइंगल AD किसके सिमिलर हो गया, ट्राइंगल ACB के। क्लियर। अगर ये दोनों साइड, अगर ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए, ये अगर दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हो गए, सॉरी, तो क्या होता है, इनकी साइड्स प्रोपोर्शन में होती है। AD/AC इज इक्वल्स टू DE/BC इज इक्वल्स टू AE/AB। अब इसमें से देखते हैं दिया क्या क्या हुआ है। AD दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितने का, 6 का। AC दिया हुआ है कितने का, 13 का। DE, हमारा DE और BC से कोई रिश्ता ही नहीं है तो इसको भूल जाएंगे। AE कितने का दिया हुआ है, 9 का। और AB कितने का दिया हुआ है, AB नहीं दिया हुआ तो यहां मैं पूरा AB ले लेता हूं। क्लियर। 3 2 6, 3 3 9। AB की वैल्यू आ गई कितनी, 39/2, यानी कितना आंसर आया इसका, यानी ये पूरी साइड कितने की है, 19.5 की। देखो 19.5 में से अगर मैं ये 6 की बात करूं, अभी हटा के एक बार भूल जाता हूं, ये पूरी साइड कितने की आई थी मेरी, 19.5 की। आउट ऑफ दिस ये छोटा सा पार्ट कितना दिया है, 6, तो BD कितने का हुआ, BD की वैल्यू कितनी आई, 13.5 बच्चों, ट्वाइस ऑफ BD दिया था तो 27 इसका आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं इसके, ये क्या दिया है 2, यहां पे भी 2, तो x का तो कितना आ गया, रेशो 1/1। क्या y की 1/1 आ रही है, नहीं आ रही, तो यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। इसकी 11th टर्म निकालनी है AP की। 11th टर्म निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले DA चाहिए, A तो पता ही है। 11th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A + 10D। A तो हमें पता है कितना है, -3 + 10 × 5/2, पक्का 5/2 है। इसको सॉल्व करेंगे, 22 इसका आंसर आ गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन,
भाई अगर नहीं समझ में आए तो कुछ पूछ लेना, ठीक है। एक रेडियस ऑफ अ स्फेयर निकालना है, उस वॉल्यूम, स्फेयर है, स्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब। ये किसके इक्वल दिया हुआ है 12 पाई के, पाई से पाई गया, 4 3 आ गया, 4 3 आर क्यूब की वॉल्यूम आ गई 3 × 3, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी आई, क्यूब रूट ऑफ, ये आंसर आ गया क्यूब रूट ऑफ 9, आंसर क्यूब रूट ऑफ 9 मतलब बेसिकली ये कह रहा है 3 स्क्वायर का क्यूब रूट आया, ये इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, एचसीएफ दिया हुआ है, इनका एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम होता कितना है 306 को 1314 से मल्टीप्लाई करके इनके एचसीएफ से डिवाइड करूंगा तो आंसर आ जाएगा। कितना डिवाइड मल्टीप्लाई करके इसको कितना आया, इससे 18 1 जा 18 और 18 6 जा 126, नहीं 126 है ना, 18 7 जा, ठीक है। एंड में 7 4 जा 28 होता है, 8 पे सिर्फ एक ही एंड हो रहा है ऑप्शन, तो सी पार्ट इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, एक कंपनी है जिसके पास 12 गुड मोबाइल्स हैं एक बैग में और कुछ डिफेक्टिव हैं, ठीक है। तो मैं यहां मान लेता हूं इस बैग में 12 जो है वो गुड मोबाइल फोन्स हैं और x नंबर्स ऑफ जो है डिफेक्टिव मोबाइल फोन्स हैं, ठीक है। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ गुड मोबाइल फोन, गुड मोबाइल फोन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 12/x + 12, इट इज 3 टाइम्स ऑफ डिफेक्टिव, इट इज 3 टाइम्स डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी x + 12, x + 12 से x + 12 कटा, 3 से कटा 4, यानी कि डिफेक्टेड कितने हैं 4 हैं डिफेक्टेड मोबाइल फोन्स उस बैग में। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 2 tan 30 + 1 + tan स्क्वायर 30, 1 + tan स्क्वायर 30 किसके इक्वल होता है sec स्क्वायर 30 के। तो देखो यहाँ पे तो वैल्यू ही चाहिए ना, तो मैं कह रहा हूं ये इसको बोल देता हूं 2 sin 30 / cos 30 / 1 / cos स्क्वायर 30, यही आया। एक cos 30 से एक cos 30 कट गया, ये ऊपर जाके कितना हो गया 2 sin 30 cos 30, sin 30 कितना होता है 1/2, इससे कटा, cos 30 कितना होता है √3/2, इसमें से किसकी वैल्यू है √3/2, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, प्लीज इसके लिए एक छोटी सी बात याद रखना, यहां एक छोटी सी चीज याद रखना, अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल से, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल से इसकी इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर वाली वर्टेक्स से हाइपोटेन्यूज के ऊपर अगर एक और परपेंडिकुलर यानी अल्टीट्यूड ड्रॉ हो जाए तो 3 आउटकम याद रखना। क्या, पहला आउटकम, ये ऊपर वाला जो छोटे वाला ट्राइंगल है ये बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर होता है। दूसरा आउटकम, ये वाला छोटे वाला ट्राइंगल भी बड़े के सिमिलर होता है। तीसरा आउटकम, ये दोनों छोटे वाले ट्राइंगल भी आपस में सिमिलर होते हैं। लेकिन यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, क्या छोटा ट्विस्ट है, ये वाला जो एंगल 1 है इस एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम यहां पे देख लेते हैं, इससे पहले लिखना आना चाहिए, कंडीशन बाद में निकलेगी, पहले कंडीशन यहां पे लिखना सीख लेते हैं एंगल को। इक्वल एंगल से 90 की तरफ चलते हैं, तो ट्राइंगल क्या बनेगा, इक्वल एंगल कौन सा था एंगल 1, 90 डिग्री का एंगल कौन सा है ADB, सिमिलर हो गया ट्राइंगल, इक्वल एंगल कौन सा है CDA के। इसकी कंडीशंस लिख लेते हैं हम, AD/CD इज इक्वल्स टू AB/AC इज इक्वल टू BD/AD। तो क्या आया AD स्क्वायर है कहीं पे, ये रहा AD स्क्वायर इन दोनों के इक्वल होगा, क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है।
आउटकम्स याद रखना, ये दोनों छोटे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस ऑफ द रूट्स, इसका डिफरेंस ऑफ द रूट्स यानी अल्फा माइनस बीटा जो कितने का दिया इक्वल 1 के। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू, ये आंसर होता है। यार इसके ऊपर से अगर मैं रूट हटा दूं तो 1 का स्क्वायर करूं, बात तो सेम ही है, ये हट जाएगा, ये 1 का स्क्वायर करके हट जाएगा। अल्फा प्लस बीटा कितना है इसमें? बी, तो बी स्क्वायर माइनस 4 यहां कितना है? सी, सी है ना, तो ये 1 ये वहां ले आते हैं, 1 इज इक्वल टू 0 है क्या कहीं ऑप्शन में? बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4c माइनस 1, ये रहा आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है फर्स्ट टर्म कितनी है? 3, ए कितना है? 3, एन कितना है? 8, और सम ऑफ एन टर्म्स दिया हुआ डी निकालना है। तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है? भाई पूरा फॉर्मूला लिखता हूं, बहुत लोग हैं जो हमें कह रहे हैं यार आप ये नए टीचर पैदा हो गए, शॉर्ट ट्रिक्स करा रहे हैं, कुछ करा रहे हैं कमेंट्स में, तो भाई पूरा फॉर्मूला भी समझ रहा हूं, है ना। एन बाई, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एन बाई 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना दिया हुआ है? 8, जहां जहां पे एन लिखा हुआ है वहां से हटा देते हैं उसको। एन कितना दिया यहाँ पे? सम ऑफ एन टर्म कितना दिया है? 192 इज इक्वल्स टू 8/2 ब्रैकेट 2a कितना हो जाएगा? 6 प्लस 8 माइनस 1 7d। क्लियर है? 2 से गया 4, 92 हो सकता है, हो जाएगा 4 48, तो आंसर कितना आया? यहां आया 7d प्लस 6 इज इक्वल्स टू 48, 6 वहां जाके माइनस हो गया, 7d इज इक्वल्स टू 42, d इज इक्वल टू 6, तो d की वैल्यू 6 आ गई मेरे दोस्तों, d की वैल्यू 6 आ गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस हैं a माइनस बी और a प्लस बी। तो देखो इनका पहले सम कर लेता हूं, a माइनस बी और a प्लस बी का अगर सम करूंगा तो कितना आया? 2a, और सम ऑफ जीरोस है क्या इसमें? 4, तो a की वैल्यू 2 आ गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, अगर कभी भी एक चीज बोलता है छोटी सी, देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन होता है सम ऑफ नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन का फॉर्मूला होता है। यानी इन सबको ऐड करके इनका सम कितना आ रहा होगा तुम्हें पता है? कुछ ऑब्जर्वेशन दिए इन्होंने, क्या किया? x1 x2 x3, यार ये गलत मत कर देना कहीं तुम ट्रेंड बना दो, यूं करने लग जाओ, मैं पढ़ा रहा था सिर्फ ऐसे करके। x1 x2 x3 से लेकर xn तक करके इसका मीन, वो मीन कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? यहां पे दिया हुआ इनका मीन जो है वो कितना है? m है। वो कह रहा है इसकी लास्ट एक ऑब्जर्वेशन को रिप्लेस कर दिया x से। कंसेप्ट समझ लो, छोटी सी बात, अगर 5 ऑब्जर्वेशंस हैं कोई, उसका कोई मीन आ रहा है हमारे पास में, ठीक है, तो 5 ऑब्जर्वेशन का सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? आप जो भी मीन दिया हुआ है उसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, यानी चाहे तो मैं कह सकता हूं सिर्फ n से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा इसका? ये क्या आ जाएगा? सम आ जाएगा। क्लियर? अब सिंपल सी बात है, जिस भी नंबर को आपने एक्सक्लूड करना है, हटाना है, उसको माइनस कर दो, उसके बाद जिसको ऐड करना है उसको ऐड कर दो। तो ध्यान से अगर मैं इसको इसी को यूज करता हूं, इसमें मीन कितना दिया हुआ था? m, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी थी? n, तो इनका सम कितना हो जाएगा? mn। किसको हटाना है? x रेज़ टू, जो हटाना है उसको माइनस कर दो, नया, अब इसको रिप्लेस किससे करा? x से, उसको ऐड कर दो, तो ये क्या आएगा? नया सम, इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से दोबारा डिवाइड कर दो, ये आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनका एलसीएम क्या है? 360, निकाल लोगे पक्का? 360। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ लाइन, इससे फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट।
ये अब हम अपने मन में करते हैं एमसीक्यू के लिए। देखो 7 में से 4 माइनस करो कितना आया 3, 3 का स्क्वायर 9, -6 में से 10 माइनस करो कितना आया -16, सो -16 का स्क्वायर 256, इसका स्क्वायर रूट निकालना है कितना आया 265 स्क्वायर रूट में इसका आंसर आ गया। क्लियर? अब आगे एजर्शन रीजन आगे कह रहा है लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर, एक स्क्वायर है इसकी साइड बोल रहा है कि अगर ये 16 होता है डायगोनल, तो भाई स्क्वायर के डायगोनल का एक फॉर्मूला होता है, स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला होता है √2a, ये फॉर्मूला दिया हुआ √2a कितने का 16 का, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 16/√2, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आया 8√2। क्या ये सही बोल रहा है? हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है। आगे बोल रहा है ना राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज, हाँ यही तो यूज हो रहा है, क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल और उसकी दोनों साइड्स क्या यूज करते हैं, एक यही पाइथागोरस थ्योरम ही तो यूज करके बनाया है। ये फॉर्मूला जो बना हुआ है ये पाइथागोरस थ्योरम से ही बना हुआ है। अगर मैं दोबारा आपको समझाने की बात कहूं तो यहाँ पे ये साइड भी ए है, ये भी साइड ए है, ये क्या है, अब इसके अंदर अगर मुझे इसका डायगोनल का फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनेगा, डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर, डायगोनल वहां जाके रूट बनेगा तो इसी से तो फॉर्मूला बना √2a। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है डिग्री ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, हाँ नहीं होती। नेक्स्ट डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन उसकी नहीं है। आओ सेक्शन बी पे चलें। अल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं, हमें एक क्या करना है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है अल्फा बीटा, एलसीएम लेके ऊपर अल्फा प्लस बीटा, इसमें अल्फा प्लस बीटा कितना आया 5/2, माइनस क्यों माइनस बी अपॉन होता है 5/2, अल्फा बीटा कितना आया 3/2, 2 से 2 शहीद हो गया 5/3, इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दो। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको डी लगा लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ट्रिकी होता है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से सॉल्व करना, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं b² - 4ac, ये और ज्यादातर 99% एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। चेक करें b कितना है -2 है, उसका स्क्वायर करूंगा, लिख लेते हैं -2 का स्क्वायर -4 इंटू a² - b², वो तो 1 ही है, तो ये कितना आ गया 4a² - 4a² प्लस 4b², ये कट गया, तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया 4b²। चलो यहां पे लिख लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारा 4b², फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, -b कितना हो जाएगा 2a प्लस √4b² अपॉन 2a प्लस इससे बाहर क्या आएगा 2b अपॉन 2 कॉमन लेकर के a प्लस b, आंसर आ गया। अगर मैं अब यही माइनस करने की कोशिश करूंगा इसमें तो क्या होगा, ये बस माइनस का हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट, नहीं ऊपर वाला क्वेश्चन रह गया, रिलेशनशिप निकालना एक्स आई का, एक्स वाई इक्विडिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट से। तो इक्विडिस्टेंट के लिए हमने क्या सीखी है बात, हमेशा यहाँ पे एक पॉइंट बना लो एक्स वाई और ऐसे करके ना 2 पॉइंट लिख लो, कौन कौन से 3,6 और -3,4। क्या कह रहा है, कह रहा है इस पॉइंट का अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन, मैं इसको नाम दे देता हूं पॉइंट पी, इसको नाम देता हूं ए और इसको नाम देता हूं बी। वो कह रहा है अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन पी ए जो है वो पी बी के इक्वल है। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूं, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के क्या आएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर का रूट, इधर रूट लगाऊंगा इसमें लगाऊंगा तो क्या बनेगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। और अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन ये दोनों डिस्टेंस इक्वल दिए हुए हैं। जब आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो इनके ऊपर के रूट्स गायब हो जाएंगे, तो आएगा क्या, बनेगा क्या
इसको यहां ऊपर सॉल्व कर रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। इस साइड से भी ऐसे यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y वाई स्क्वायर प्लस 16 ठीक है, क्लियर। अब देखो दोनों साइड से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, और क्या क्या काट सकते हैं, 9 से 9 कट गया, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा। क्या क्या बच रहा है यहाँ पे, माइनस 6x, इसको भी वहां ले जाता हूं तो क्या हो जाएगा, 12x हो गया। ठीक है, ये 12y को अगर वहां ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 4y रह जाएगा प्लस का। यहाँ पे 36 माइनस प्लस का है, वहां ले जाके माइनस करूंगा तो हो जाएगा माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इन सब में 4 कॉमन ले लो, ये इसका रिलेशनशिप है, क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, आराम आराम से क्वेश्चन पढ़ने का तरीका कि अनसीन पैसेज की तरह क्वेश्चन मत पढ़ो। कह रहा है 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, बना लेता हूं, ये रहा फुट, ये है फुट टावर का, इससे 20 मीटर दूर बच्चों, इससे 20 मीटर दूर क्या कह रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन में कोई फर्क नहीं होता, एक ही फर्क है छोटा सा, कि आप किसी को ऊपर देख करके छेड़ रहे हो और वही एंगल से लड़की आपको गाली दे रही है वापस, वो दोनों एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, बस एक ही फर्क होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब होता है कि आप नीचे से किसी ऊपर चीज की तरफ देख रहे हो, और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है वैसे ही ऊपर से कोई आपको नीचे की तरफ देख रहा होता है। तो फिगर बनाने के लिए छोटा सा कंसेप्ट बहुत काम आता है। ठीक है, हमें क्या कह रहा है 20 मीटर, और ये कितना है 30 डिग्री का एंगल है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहा था, तो नीचे से ऊपर की तरफ बना रहे हैं। हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, यानी ये निकालना है, क्या चीज है, ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, बेस। परपेंडिकुलर और बेस का मिलाप होता है tan थीटा की रेशो में, तो मैं यहाँ पे tan 30 लगाऊंगा। लेकिन ये लिखने से पहले सारी बातें लिखूंगा, इन राइट ट्राइंगल इसको नाम दूंगा। याद रखना एक छोटी सी बात, अगर वेल लेबल्ड डायग्राम नहीं बनाया, ट्राइंगल का नाम नहीं दिया, और उसमें कौन सी रेशो लगा रहे हो नहीं दिया, और इसमें ये बताना पड़ेगा पी और बी लिखने की जगह ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, h अपॉन 30। tan 30 कितना होता है, ये यहाँ पे जाएगा तो आंसर आ जाएगा 20 था वो, कितना था, 20 है, तो 20 कर देते हैं यार। ये 20 है, h है, 30 है, तो h अपॉन 20 इज इक्वल्स टू 1/√3, तो आंसर आ जाएगा 20√3 अपॉन 3। ठीक है, अगर ये 2 नंबर का क्वेश्चन है तो नहीं लिखा हुआ आएगा कि √3 की वैल्यू डालना, वरना इसकी वैल्यू डालकर आनी है, चाहे लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है। 1.73 तक डाल सकते हैं वैल्यू, जरूरी नहीं है 1.732 तक डालनी है, आपको वैल्यू डालनी है 1.73, और उसके बाद लास्ट में लिखना है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, इसकी तो फिगर ही बनी हुई है, निकालना क्या है, हाइट ऑफ द पोल निकालनी है यार, ये निकालना है। और इसके लिए एक छोटा सा ज्ञान दे देता हूं, बातें सारी करने की जगह, जब भी थीटा 30 डिग्री का होता है तो परपेंडिकुलर का ट्वाइस होती है हाइपोटेन्यूज, तो यानी इसका आंसर 10 आ जाएगा, जब रेशो लगा के कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी प्रूव दैट एक ट्राइंगल है, एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन करा सच दैट, यहां एक छोटी सी बात बोल रहा है, एडी जो है वो किसके इक्वल है, बीडी के। गिवन है ये इसका मिड पॉइंट है, यहां गिवन है कि ये इसका मिड पॉइंट है, यहां पे ये गिवन है, क्या गिवन है, AE इज इक्वल टू EC गिवन है। तो मैं इसको जब यहां नीचे लेकर के आऊंगा इसके, तो हमारी एक ऑप्शन मिलेगी AD अपॉन BD किसके इक्वल है, 1 के। ऐसे यहां पे भी क्या मिलेगा, AE अपॉन EC किसके इक्वल है, 1 के। तो ये दोनों की रेशो जब मैं प्रूव करूंगा तो यह लिखा हुआ आ जाएगा AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। तो बाय कन्वर्स ऑफ, आप मिड पॉइंट थ्योरम 9th में थी, तो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम
दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस। बीपीटी क्या कहती है कि अगर हमने ट्रायंगल की एक साइड के एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी तो वो बाकी दोनों साइड को प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, यानी सेम रेशो में डिवाइड करती है। उसका उल्टा क्या करता है, कहता है अगर दो ट्रायंगल की दोनों साइड किसी लाइन से सेम रेशो में डिवाइड हो रही हैं तो वो लाइन उसके पैरेलल होगी। उसी को हमने यूज कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपी क्यू मेजर निकालना था यार, ये वाला ओपी क्यू, ये वाला यार, ये जो है ये तो दिया हुआ है कितना, डायमीटर दिया हुआ था इसलिए 90 हो जाएगा। इसका रीजन क्या बताना पड़ेगा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये 90 डिग्री का हो गया तो ये वाला एंगल निकालना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से निकालो, ये वाला एंगल सीधा 30 डिग्री का आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हम ऐसी वाली फिगर में सबसे पहला ये जो प्रूव करने वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसके अंदर क्या लिखना कभी नहीं भूलेंगे, गिवन। कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, चाहे सर्कल्स का क्वेश्चन आएगा या ट्राइंगल्स का क्वेश्चन आएगा, हम हमेशा क्या लिखेंगे, गिवन टू प्रूव प्रूफ। और एक छोटी सी बात और, चाहे फिगर बनी हुई है क्वेश्चन पेपर में लेकिन एक नीट फिगर सामने जरूर बनानी है, ठीक है, प्रेजेंटेशन का पार्ट होता है वो भी आपकी। तो यहां पे क्या कर रहे हैं, मार्क कर लेते हैं छोटी छोटी चीजें। डी, देखो अगर डी एसी के पैरेलल है तो मैं यहां पे एक आउटकम लिख लेता हूं, बीपीटी से आउटकम क्या आएगा, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बीई अपॉन ईसी। ठीक है, इसको भूल जाता हूं। अब अगली लाइन कौन सी दी है पैरेलल, डीसी पैरेलल दी है किसके, एपी के। तो यहां से मैं आउटकम क्या आएगा, यहां से मैं आउटकम दोबारा से आएगा, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन सी पी। ये क्या बना, फर्स्ट कैसे बना, बाय बीपीटी। ये भी कैसे बना, नंबर 2, और कैसे बना, बाय बीपीटी। लास्ट में बोलेंगे, देखो यहां पे ध्यान से, ये भी बी डी अपॉन डी ए था, ये भी बी डी अपॉन डी ए था। तो अगर ये दोनों को इक्वल करेंगे तो हमें एक यूक्लिड अंकल थे 9th में, वो क्या कहते थे, इक्वल टू इक्वल आर इक्वल। तो इन दोनों से हम इतना भी लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2। आपको उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं है किसी थ्योरम का या किसी एक्सियोम का, आपको सिंपल लिखना है फ्रॉम 1 and 2। ये दोनों इक्वल आए, क्वेश्चन खत्म हो गया। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेसिकली। अगले पे चलते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, कह रहा है ए बी, ये दोनों ट्रायंगल यार सिमिलर दे रखे हैं। तो सिमिलर जब दे रखे होते हैं ना, तो मुझे तो एक चीज पता है, यहाँ पे साइड्स के बारे में बात आ रही है, तो हमें एक छोटी सी चीज कर लेनी है, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं उनकी साइड्स प्रोपोर्शन में होते हैं। तो यहां लिख लेते हैं, पहले दो अल्फाबेट क्या है इसके, ए बी, दूसरी के इसके इसके पुट कर लेते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी दी है, और इसकी डी की वैल्यू, इसकी वैल्यू उसकी करते हैं, इसकी वैल्यू करते हैं, एसी की वैल्यू करते हैं, इसकी यार x से x कटा तो इसकी रेशो 1:2 आ गई, 2 का मतलब हो गया 9 आ गया। तो 2x - 1 इज इक्वल्स टू 9, 2x इज इक्वल्स टू 10, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। कह रहा है फाइंड दी लेंथ ऑफ ईच साइड, जहां जहां पे x लिखा है वहां वहां पे 5 डाल दो, सारी साइड्स की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 5 है तो ये साइड कितनी होगी, 2 पंजे 10 और 1 9, 5 दूनी 10 और 2 12 15, ये कितनी हुई 30। अब जरूरत क्या है, सारी इसमें x की वैल्यू पुट करने की, इनकी रेशो आपस में कितनी आ रही है 1:2, तो इसको ट्वाइस करते चलो, ये तो 18 दी हुई है, ये 24 हो गई, क्वेश्चन खत्म हो गया। दो बार था कल की हमारी असाइनमेंट्स में, क्या करते हैं, cos थीटा कॉमन लेते हैं, कॉमन लिया तो क्या आएगा यहाँ पे 2 cos स्क्वायर थीटा -1 अपॉन साइन थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर अब हम ध्यान से देखेंगे तो यही तो हमें चाहिए, यही तो cot थीटा है। भाई कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से ये दोनों कट जाए, तो क्या करेंगे, दोबारा से क्या खेलेंगे, इनी मिनी माइना मो, किसको काटना है, किसको चेंज करूं, किसी एक को, किसको करूं, चलो
अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, इस पे लगे, इसको चेंज कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा हटा के क्या लिख लेंगे, मसरा भाई ऐसे ही खेलते हैं, और कैसे खेलते हैं। देखो एक लिखा कॉट थीटा, इसको चेंज कर लिया हमने क्योंकि हमारा अक्कड़ बक्कड़ उसके ऊपर आया था आज, तो उसको चेंज करके लिख लूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां पे चेंज करूंगा तो क्या आएगा 1 माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तो देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और 2 माइनस 1 के 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों कट जाएंगे, यही आंसर आएगा। LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है ये इसको किस रेशो में डिवाइड करता है और y भी निकालो। कैसे करेंगे, एक लाइन सेगमेंट बना लेता हूं, खुले दिल से पंजाबियों की तरह लाइन सेगमेंट बना लेता हूं। ये क्या है 2, -2, ये कितना है 3, 7। हंस लो बेटा, तू क्यों हंस रहा, तू तो मुल्तानी है। नहीं हंसा फिर ठीक है, तू नहीं हंसना। एक पॉइंट है P, ये इसको क्या है 24/11 y। भाई जब भी रेशो नहीं दी होगी, रेशो क्या लेंगे K रेशो 1, और रेशो निकालने के लिए हमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चाहिए होता है, दोनों नहीं चाहिए होते हैं। कौन सा दिया हुआ है x का, सबसे आसान चीज है। अगर x देना है तो x के बारे में सोचो, y के बारे में सोचना बंद कर दो, इसको भूल जाओ y को। क्या करेंगे, इधर वाली रेशो को इधर से मल्टीप्लाई, कितना आया 3k, इधर वाली रेशो को इससे मल्टीप्लाई, कितना आया 2, अपॉन रेशो का सम इज इक्वल टू कितना 24/11। कौन सी क्लास का क्वेश्चन बन गया, 7th क्लास का क्वेश्चन बन गया नॉर्मल। इस साइड मल्टीप्लाई करता हूं, इसको कितना आएगा 33k प्लस 22 इज इक्वल्स टू 24k प्लस 24। ये इस साइड जाके माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 9k, इस साइड जाके 2, k की वैल्यू कितनी आ गई 2/9। यानी इसका मतलब है ये इसको 2:9 की रेशो में कट करता है। अब हमें क्या निकालना था, और y भी तो निकालना था, तो अब हम वापस से आ जाते हैं इस पे। तो आया 2 - 2 3, 7, रेशो कितनी थी, y निकालने के लिए इसको y से मल्टीप्लाई करो सिर्फ, 2 3 6 और 9 को इससे मल्टीप्लाई करो, 9 × -2 अपॉन रेशो का सम कर दो। ठीक है, कितना आया 2 3 6 -8। अच्छा 2 × 3 क्यों लगा, मैं देख रहा था तुम पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे। 2 × 7 कितना है 14 अपॉन 11 कितना आएगा -4/11। जब y निकालना है तो y को कंसीडर करते हैं। तुझे नींद आई है बेटा, जबरदस्ती क्यों आना है, बैठे बैठे सो रही है तू नींद में, पिलो ले ले आराम से, वो खाली पूरा रूम, वहां चली जा आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100 विच आर डिविजिबल बाय 7। तो पहले लेस देन 100 की एपी बना लेते हैं। ठीक है, 3 चीजें चाहिए हमें एपी बनाने के लिए। क्या क्या, एक ए चाहिए, डी तो चाहिए ही नहीं क्योंकि डिविजिबल बाय 7 है, इसका मतलब डी 7 ही है। तो लेस देन 7 का एपी बनाता हूं, 7 14 डैश 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 करके लेस देन 100, तो लास्ट नंबर कितना होता है 98। ठीक है, अब सबसे पहले हमें इसके लिए क्या चाहिए, एन भी तो चाहिए, सम निकालना है तो एन चाहिए। तो 2 तरीके हैं, यहां तो 3 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो निकालना पड़ेगा। तो हम बोल रहे हैं कि 98 कौन से नंबर की टर्म है। ठीक है, 98 इज इक्वल्स टू ए कितना है 7 + n - 1 7। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 14। सिंपल चलने का तरीका है 14 7 98 होता है, इसलिए 14 मल्टीपल्स हैं। ठीक है, निकालना क्या था सम। सम निकालने का सबसे आसान फॉर्मूला होता है n/2। जब लास्ट टर्म दी हो तो ये फॉर्मूला होता है। n कितनी थी 14, a कितना था 7, लास्ट टर्म कितनी थी ये 2 7 7 इंटू ये कितना आया 105। ये इसका आंसर आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स। ठीक है, थर्ड टर्म इज 7, तो इसको ऐसे लिखेंगे पहले, थर्ड टर्म इज 7। पहले नोट कर लेते हैं ना क्या क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है। सेवेंथ टर्म जो है वो 2 ज्यादा है किससे, थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म, यानी कि अगर मैं इसमें से थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म को माइनस कर देता हूं तो 2 आता है बेटा, यही कह रहा है। चेक कर ले दोबारा एक बार और, कह रहा है सेवेंथ टर्म जो है वो 2 मोर है देन थ्राइस ऑफ इट्स थर्ड टर्म। ठीक है, जो नॉर्मल बच्चे इसको ऐसे बनाना चाहें वो ऐसे भी बना सकते हैं, 2 ज्यादा है थ्राइस ऑफ थर्ड टर्म। अरे थर्ड टर्म तो दी हुई थी ऊपर, कितनी दी हुई थी, 7 दी हुई थी, तो सेवेंथ टर्म इसमें से 3 टाइम्स ऑफ 7 इज इक्वल टू 2, यानी कि जो सेवेंथ टर्म है वो कितनी आ गई, 23 आ गई। 29 कैसे, है ना, 7 3 21 प्लस 2 23। अब तो आसान बन गया क्वेश्चन, सिंपल सी बात करो। थर्ड टर्म कितनी है, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 7। सेवेंथ टर्म हमने निकाल ली, कितनी आई 23, माइनस कर लो दोनों को, लीनियर इक्वेशन आ गया वापस से इसमें, कितना आया -4d इज इक्वल्स टू -16। d की वैल्यू कितनी आ गई 4, d की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूं 4, तो कितना आएगा a प्लस 8 इज इक्वल्स टू 7, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -1, लगा दो फॉर्मूला में 20, क्या फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। सब तो दिया हुआ यार, n की वैल्यू कितनी है 25, a की वैल्यू कितनी है निकाली हमने अभी -1, n की वैल्यू कितनी है 25, d की वैल्यू 4, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, एक कन्वेंशन रजिस्ट्रेशन करवानी है, 60 लोग जो है वो म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, 84 जो है वो डांस में, 108 जो है वो कितने में, हैंडीक्राफ्ट में इंटरेस्टेड है। अब वो कह रहा है मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स बनाने हैं सच दैट हर ग्रुप में सेम इंटरेस्ट वाले सेम बच्चे होने चाहिए, और अब इसके लिए हमें रूम बुक कराने हैं। एक स्कूल से डिफरेंट 3 इंटरेस्ट वाले बच्चे किसी ट्रिप पे गए हैं, ठीक है, उनके लिए अब हमें क्या करना है, वो कह रहे हैं पहली बात तो एक मिक्स एंड मैच नहीं होना चाहिए, ऐसा ना हो कि म्यूजिक वाला डांस वाले के साथ मिक्स एंड मैच हो जाए, तो इसलिए एक ग्रुप ऐसा बनाना है, हर ग्रुप में मिनिमम नंबर ऑफ कुछ बच्चे रखने हैं सच दैट एक ही इंटरेस्ट के, और उनके लिए रूम बुक कराने हैं। ऐसे केस में इनके लिए इनका 3 नंबर का HCF लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा इसका है, एक क्वेश्चन आता है लाइब्रेरी का क्वेश्चन भी आता है, नंबर ऑफ बुक्स का, एक टीचर्स का भी क्वेश्चन आता है ऐसे ही कि एक लाइब्रेरी है उसके अंदर हिंदी की इतनी बुक्स है, इंग्लिश की इतनी बुक्स है, साइंस की, स्टैक्स बनाने हैं, सेम क्वेश्चन है। तो इनका जो HCF है वो 12 है, 60 का, 84 का और 108 का जो HCF है वो कितना है 12। तो वो कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, हम कह रहे हैं हर ग्रुप में सेम इंटरेस्ट के 12 बच्चे रखने हैं। अब क्या बुक कराने हैं इनके लिए, बुक्स कराने, रूम बुक कराने, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से, इसको भी 12 से। अब एक बात बताओ, म्यूजिक वालों के लिए कितने रूम बुक होंगे 5, जो दूसरे डांस वाले हैं उनके लिए कितने रूम बुक होंगे 7 और 9। तेरा बेसिक मैथ्स ही खराब है, बाकी तो जरा सब ठीक है। कह रहा है 21, हाँ कह रहा 17। अगला क्वेश्चन भाई, इसको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कुछ लिखा हुआ नहीं आता है, बोर्ड के पेपर में भी ज्यादा लिखा हुआ नहीं आता है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करो या फिर स्प्लिटिंग मिल्टन से सॉल्व करो। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आसानी से होगा। देखो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 18, तो देखो हाँ यस, ये स्प्लिटिंग मिल्टन होगी, दोनों के पेयर बनाओ, कॉमन लो, आंसर आ जाएगा। अगर नहीं आए
तो क्या करना है, इससे देखने से डर उसको नहीं लगना चाहिए जो 8th क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अच्छे से पढ़ करके आया, उसको डर लगेगा ही नहीं इससे किसी भी कीमत पे। हमें क्या निकालना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, जो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या है, ये रहा बी, तो यानी कि ये बना -7abx का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ठीक है, -4 टाइम्स ऑफ 6a स्क्वायर, और वो कितना है -3b स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करूंगा कितना आएगा 49a स्क्वायर b स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ दिस 18 -18 a स्क्वायर b स्क्वायर, कितना आया 49a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 72 a स्क्वायर b स्क्वायर, कितना आंसर बना 121 a स्क्वायर b स्क्वायर। अगर आप ध्यान रखोगे तो इस सैंपल पेपर को स्टार्ट कराते हुए भी मैंने ये बात बोली थी कि डिस्क्रिमिनेंट 99.99% जो आता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर आता है। अगर अब इसका मैं अगर वो बनाऊंगा फॉर्मूला, रूट का फॉर्मूला होता है माइनस प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। b कितना है माइनस ऑफ b, मतलब कितना आंसर आ जाएगा उसका 7ab। इसको अंडर रूट में डालूंगा तो आंसर इससे बाहर 11ab बाहर आ जाएगा। 121 का स्क्वायर रूट 11, a स्क्वायर का एक a बाहर, b स्क्वायर से एक b बाहर, 2a कितना हो जाएगा 12a स्क्वायर। इनको ऐड करूंगा कितना हो जाएगा 18ab अपॉन 12a स्क्वायर, 6 3 6 2 1 a से a गया 3 अपॉन 2, ये इसका एक रूट निकल गया। इसी तरीके से दूसरा रूट माइनस करेंगे तो इसका माइनस लेगा क्योंकि यहाँ पे ये 4ab हो जाएगा, ये हो जाएगा -4ab अपॉन 12a स्क्वायर, 12a स्क्वायर है 4 3 -1/3 b/a, ये आंसर आ गया। तो हमने जैसे पहले कर लिया था इसको ब्रेक करना आसान था, तो ये उससे हमारा आसान हो जाता बहुत क्वेश्चन। और किसी को लगे कि यार ये तो स्प्लिटिंग मिनटर्म से हमने 4 स्टेप में खत्म कर लिया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको बनाने का अच्छा तरीका है, आप स्प्लिटिंग करने से अच्छे से लिखो उसके स्टेप को, तो 6-7 स्टेप उसमें भी बन जाते हैं। फाइंडिंग 0 तक 6-7 स्टेप बन जाते हैं उसके भी। ठीक है, यहां पे हमारा खत्म हो गया सेक्शन सी। और मुझे नहीं लगता सेक्शन सी का कोई भी बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ, आप में से एक भी बच्चा कह सकता है कि यार ये क्वेश्चन तो हमने आज तक देखा ही नहीं था। ठीक है, जो कल बच्चे आए थे कुछ, उन्होंने बोला था, कार्तिक आया नहीं अभी आज, कार्तिक ने बोला बहुत बार कि यार पिछली बार बोर्ड का पेपर बड़ा मुश्किल आया था। तो हमने कल की क्लास में शाम को बोर्ड का 2025 का पूरा पेपर डिस्कस किया था। जो बच्चे आए थे उनको पता है। आप आए थे ना कल? तू भी आया था ना कल? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 palm trees are of equal heights, बना लेते हैं भाई इक्वल हाइट्स। ये लो इक्वल हाइट्स बना ली। आर स्टैंडिंग ऑन दी opposite to each other, they are standing opposite to each other on either side of the river। इसका मतलब है भाई पानी इसके बीच में रिवर है। ठीक है, ठीक है, आगे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व्ड फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज, अच्छा मैं अलग क्वेश्चन कर रहा हूं, विच इज 80 मीटर वाइड। ये जो रोड है ये कितनी है 80 मीटर वाइड है। ठीक है, पहली बातें ध्यान रखनी है, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, 2 palm trees ऑपोजिट खड़े हैं, इधर और साइड और 80 मीटर वाइड है। इसकी हाइट भी h है, इसकी हाइट भी h है, क्योंकि दोनों सेम हाइट के क्वेश्चन है। ये पाम ट्री के हिसाब से आगे अगर आप देखोगे तो एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन पोल के नाम से है, दे आर स्टैंडिंग ऑन अ रोड। कह रहा है इसके बाद में एक लड़का था, कोई एक फ्रॉम अ पॉइंट ओ, एक पॉइंट ले लिया कहीं पे ओ बीच में, इस पॉइंट से इसकी हाइट पे देखा, इस पॉइंट से इसकी हाइट पे देखा। एक साइड पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, एक पे 30 डिग्री। जो दूर हो जाएगा ये 30 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री। हाइट निकालनी है, बड़ी आसान सी बात है। पूरा डिस्टेंस कितना था 80, भाई अगर एक x हो गया तो दूसरा 80 माइनस x हो जाएगा। एक बार इस ट्रायंगल में लगा लेता हूं रेशो इसी साइड पे, h अपॉन x किसके इक्वल है,
√3 के, क्योंकि वो tan 60 है। तो इसका मतलब h की वैल्यू कितनी आ गई? √3x। यानी कि यहाँ पे h की वैल्यू में अब h नहीं लेता, इसको एक काम करता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ, कितनी कर देता हूँ? √3x। इसमें भी लगा देता हूँ वही वाली कहानी, √3x अपॉन 80 माइनस s, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहां आ गया x की वैल्यू 40। इसका मतलब हो गया ये डिस्टेंस जो है ये 20 मीटर है और दूसरा डिस्टेंस 60 मीटर है, और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 20√3 1.73 से मल्टीप्लाई, देखो ये दिया हुआ आ गया। 5 नंबर का जैसे ही क्वेश्चन हुआ दिए हुए आ गए, ऊपर नहीं दिया तो हम खुद से लगा देंगे। एनसीईआरटी खोलना है, यहाँ पाम ट्री इन्होंने लिख करके दिया, यहाँ पे आपको 2 पोल का क्वेश्चन समझ में आएगा, 2 पोल ऑफ इक्वलाइट्स। एक ही एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, हाइट एंड डिस्टेंस की, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगो की। अगला क्वेश्चन, एक पोल है 6 मीटर हाई का, ठीक है, ये फिक्स्ड है ऑन टॉप ऑफ अ टावर। अच्छा, इसका मतलब है यार एक टावर है, इसके ऊपर एक पोल खड़ा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है जय श्री राम। पोल की हाइट कितनी है? 6 मीटर। टावर की हाइट कितनी है? h मीटर। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड। दूर कहीं पे एक पॉइंट है P, यहां से कहां देख रहे हैं? टॉप ऑफ द पोल पे, यहां से मतलब यहां देख रहे हैं। कितने का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री का। एन एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से? टावर से। यानी मैं अगर इसको लेता हूं तो यहां से बन रहा है वो वाला एंगल, तो क्या यहां पे लूंगा? नहीं नहीं, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन का मतलब है आपको एक ऐसे एक पैरेलल बनानी पड़ेगी, दिस इज 45 डिग्री, लेकिन होगा यही 45 डिग्री। लेकिन ये जिसने बना के नहीं दिखाया वो आपका नंबर काट लेगा। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो आपको एक और याद रखना है, ये कभी भी एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं होता है। ठीक है, आगे पूछ क्या रहा है? एक तो बड़ी सिंपल सी बात होती है, 45 डिग्री आ जाए इतनी मन में खुशी होनी चाहिए ना, क्योंकि 45 डिग्री का जब भी एंगल होता है तो परपेंडिकुलर और बेस हमेशा इक्वल होते हैं। तो अगर मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूंगा तो छोटे वाले ट्रायंगल में अगर ये h है तो ये भी h हो जाएगा, और बड़े वाले ट्रायंगल की अगर बात करूंगा तो यहां पे आएगा 6 प्लस h अपॉन h इज इक्वल्स टू √3। इससे सॉल्व करेंगे तो जो भी डिस्टेंस चाहिए और हाइट चाहिए, जो भी चाहिए वो सारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, if from an external point B of a circle with center O, external point B, two tangents are drawn, BC and BD, BC and BD are drawn such that DBC, this angle is 120 डिग्री। ठीक है, प्रूव दैट, पहले हमें प्रूव करना है कि BC प्लस BD, BC प्लस BD BO के इक्वल है, BC प्लस BD BO के इक्वल है। यानी या फिर मैं बोल रहा हूं, वो कह रहा है प्रूव करने के लिए यही दे दिया उसने, BO जो है वो ट्वाइस ऑफ BC के इक्वल है। तो BO तो अभी तक हमने बनाया ही नहीं हुआ, तो पहले BO ड्रॉ कर लेते हैं। ये बना BO। अब सबसे पहला काम करना है, इन दोनों छोटे वाले ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, क्योंकि क्वेश्चन कितने नंबर का है? 5 नंबर का क्वेश्चन है। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। ये क्या बना? 60 डिग्री का एंगल बना। अब ध्यान से देखेंगे, 60 डिग्री की वजह से ये सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। ये क्या है? बेस, और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। किसके किसके बारे में बात कर रहा था? इसमें BO क्या है? हाइपोटेन्यूज। और BC क्या है? बेस। तो बेस और हाइपोटेन्यूज की रेशो कौन सी होती है? cos थीटा की रेशो होती है। लगा देता हूं cos थीटा की रेशो। बेस कौन सा था? ये रहा, BC अपॉन BO इज इक्वल टू cos 60। BC अपॉन BO इज इक्वल टू 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो वो आंसर आ गया। जिन जिन बच्चों का सर्कल की शीट्स है, ये क्वेश्चन सर्कल की शीट्स में है।
अगला क्वेश्चन, ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसके लिए प्लीज ध्यान से ये देख लेंगे। इसको ये छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है। उसका ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। एसएसएस से दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे। जब एसएसएस से ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे तो ये वाला एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली एंगल सी एंगल डी के इक्वल आ जाएगा। ऐसे ही एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितने का है? 180। देखो ए तो किसके इक्वल था? बी के इक्वल, रिप्लेस कर देंगे। डी किसके इक्वल है? रिप्लेस कर देंगे। तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी प्लस एंगल सी किसके इक्वल हुआ? 180 के। कट करूंगा तो एंगल प्रूव हो गया 90 डिग्री। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 5 नंबर में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या निकालना है? मीन निकालना है। डेटा गिवन, देखो कितने अच्छे लोग होते हैं ये वाले। आपको समेशन ऑफ एफ एक्स दिया हुआ ही दिया है। समेशन ऑफ एफ एक्स 350 दे दिया करने के लिए पहले। समेशन ऑफ एफ दे दिया। क्लियर? मीन का कौन सा मेथड यूज करेंगे हम लोग? स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी है। कर देता हूं एक बार छोटा सा, यहां पे इसके एक्स निकाल लेता हूं। एक्स मतलब मिड वैल्यू। आउट ऑफ दिस मैं ए लेट कर लेता हूं, इसको बीच वाली टर्म को। क्या लेट कर लिया? इसको ए लेट कर लिया। जैसे ही ए लेट करूंगा तो ए के सामने वाला 0, ऊपर -1 -2 -3 -4 1 2 3 और 4। ये क्या निकलेगा? सीधा UI 40 × 4 -160, 54 3 जा -162। जब आप इनको मल्टीप्लाई कर लोगे, इनके सम को आपको डिवाइड करना है किससे? 350 से। फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस समेशन ऑफ FI/UI अपॉन समेशन ऑफ F इंटू H। H मीन्स क्लास इंटरवल, वो जो 20 का है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, ये एक छोटी सी चीज देख लेंगे। हमारे पास एक पीस ऑफ पेपर है जो किस फॉर्म में है? रेक्टेंगुलर शेप का पेपर है। कह रहा है इसको दो तरीके से फोल्ड किया। एक बार इसकी लेंथ से इसको मोड़ा, एक बार ब्रेड्थ से इसकी मोड़ा इसको। जब हमने इसकी लेंथ से इसको फोल्ड करेंगे, आप सोचो इसको फोल्ड करेंगे, यहां पे एक छोटी सी चीज और बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर की जो लेंथ है, कहां है? ये रहा। 1 सेंटीमीटर जो है ना वो वेस्ट हो जाता है एंड से। तो आप एक चीज समझें, जब मैं इस साइड से इसको फोल्ड करूंगा इस पेपर को, तो ये 155 जो है अब कितना बन जाएगा? 154। और ये जो होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसकी सर्कमफ्रेंस के इक्वल। सिमिलरली जब इस साइड से फोल्ड करेंगे तो क्या बनेगा? 44। ये इसकी सर्कमफ्रेंस हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझ लेंगे। ये दिया हुआ था 155। जब मैं इसको ये फोल्ड करके ऐसे फोल्ड करूंगा, जब ये फोल्ड करूंगा 1 सेंटीमीटर की वेस्टेज हो गई, तो कितना बच गया? 154। और ये लेंथ यूज किस में हो रही है? सर्कमफ्रेंस में। इसलिए मैंने इसको सर्कमफ्रेंस बनाया था। तो जो लेंथ थी वो बन जाएगी सर्कमफ्रेंस, और जो ब्रेड्थ थी वो क्या बन जाएगी? हाइट बन जाएगी। यानी इस केस में ये बन जाएगी हाइट। हाइट कितनी हो जाएगी? 45। ठीक है, क्या हो गया? ठीक है, अब जो दूसरा वाला केस इन्होंने दिया है, उस केस में हमने इसको इसकी विड्थ के ब्रेड्थ के अकॉर्डिंग फोल्ड करा। तो अगर आप ध्यान से देखें, पेपर तो यही है। इसको फोल्ड किया, सिलेंडर बनाया, 45 सेंटीमीटर थी, 1 मीटर की वेस्टेज हुई, तो क्या बना? ये 44 बन गया। वो 44 क्या हो गया? सर्कमफ्रेंस। और इसकी जो लेंथ थी वो क्या हो जाएगी? सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। तो यानी इस केस में इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 155। ये जो एक एक हमने लेस करा 1 सेंटीमीटर, वो इस वजह से करा कि हम जब ओवरलैपिंग करते हैं तो यहां बोला गया है कि 1 सेंटीमीटर वेस्टेज हो गया। जब नहीं वेस्टेज होगी वो बोल लेगा ये वाली बात कि ओवरलैपिंग हैज टू बी इग्नोर्ड। नहीं है वो, यानी कि वो किसी सिग्निफिकेंस की नहीं है, बोलेगा ऐसा। निकालना क्या है? इनके कर्व्ड सरफेस एरिया का डिफरेंस निकालना है। जिस साइड फोल्ड कर रहे हैं उस साइड से हो रही है ना वेस्टेज, हाइट में से वेस्टेज नहीं हो रही ना। एक चीज समझना,
जब मैं इस साइड से फोल्ड कर रहा हूं तो ये चीज से वेस्टेज हो रही है ना, इधर से क्यों वेस्टेज हो रही है, ये वेस्ट हो रहा है ना फोल्ड करने में। ठीक है, आंसर आ जाएगा दोनों के, सब कुछ तो आ गया, आर भी आ गया, पाई सब कुछ तो आ गया, हाइट वगैरह सब कुछ आ गई। क्लियर है, किसी को दिक्कत? खत्म हो गया, ये केस स्टडीज है। ये पीडब्ल्यू का पेपर था, पेपर नंबर 2 है इसका, पीडब्ल्यू का। ठीक है हाँ।